Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा ये लेंथी रहेगा टॉपिक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे समझने वाली। तो वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो ये कॉन्सेप्ट है इंडियन जुडिशरी का, ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो आपका यूएससी की जुडिशरी है उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। यूएससी की जुडिशरी जो है वो आपकी इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। हमारे यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी या फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हमारे सबसे टॉप पे है, उसके नीचे हाई कोर्ट एंड उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये एक हायरार्की है। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉपेस्ट कोर्ट है, ठीक। हमारे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वर्डिक्ट्स, जितनी भी ये गाइडलाइंस इशू करेगी, जो भी ये निर्णय लेगी, वो सारे के सारी कोर्ट्स के ऊपर क्या है, बाइंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो आपका हाईएस्ट कोर्ट हमारी कंट्री में है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे कानून जितने भी लॉज हैं वो सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करवाएगी, ठीक है। तो इसका ज्यूरिडिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यूएसए में बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, फेडरल कोर्ट्स अलग होती हैं, जो आपकी वहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं वो अलग होती हैं। कहने का मतलब जो आपके जो स्टेट्स हैं, तो स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी स्टेट कोर्ट्स हैं, और उनके ऊपर जो है वो आपके एक फेडरल कोर्ट है जो आपके सेंट्रल लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी आपका क्या कर सकते हैं, सेंट्रल लॉ को इम्प्लीमेंट, स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो सभी कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ये फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कंसेप्ट इसके अंदर फॉलो होता है। उसके बाद क्या है कि इंडिया जो है सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, जो इसने कहाँ से बोरो किया है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडिया ने क्या किया है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट क्या है, बोरो किया है। आपको ये लाइन याद रखनी है। उसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करें, 1935 में जब हमने ये बोरो किया था, उस टाइम पे इंडिया में एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होती थी, ठीक है, जो इंडिया में होती थी। और उसके बाद एक टॉप कोर्ट होती है जो आपकी ब्रिटेन में होती थी, जिसको हम प्रीवी काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। फेडरल कोर्ट के जो डिसीजंस होते थे उनको अगर चेंज करना है या रिटेन करना है, वो किसका अधिकार होता था, प्रीवी काउंसिल को होता था, जो ब्रिटेन में होती थी, ठीक है। फेडरल कोर्ट को हमने यहाँ पे इंडिया में ख़त्म करके जब सुप्रीम कोर्ट बनाया 28 जन 1950 को, तो हमने इसको सबसे टॉपेस्ट कोर्ट बनाया। अब इसके ऊपर कोई प्रीवी काउंसिल या ब्रिटेन के किसी कोर्ट का क्या है, पावर नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि 1935 में फेडरल कोर्ट, उसके ऊपर प्रीवी काउंसिल भी होती थी, लेकिन फेडरल कोर्ट का ही नाम चेंज करके हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है। और ये बना कब था, जन 28 1950 में। उसके बाद आपको कुछ आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि पार्ट नंबर 5 बात करता है हमारी जुडिशरी के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल नंबर 124 से लेके आर्टिकल नंबर 147 तक क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करता है। तो यहाँ पे अभी के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ये दो आर्टिकल्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। वन इज आर्टिकल नंबर 130 एंड अदर वन इज आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 130 में सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात करी गई है। वैसे तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली में है, एक ही सीट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की हम अलग अलग सीट्स नहीं बना सकते हैं। चर्चा काफ़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट की सीट्स होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मान लो कि कोई साउथ का बंदा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से बिलोंग करता है, या कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में आकर केस लड़ना है, फाइल करना है, तो उसको दिल्ली में आके करना पड़ेगा, इतना लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जगह पे सीट्स बनाने की बात हो रही है कि एक साउथ में बना लो, एक नॉर्थ ईस्ट में बना लो, लेकिन इसको बनाना, फिर अब वैसे ही हमारे यहाँ पे जजेस की बहुत कमी है, तो उसको मतलब कि बिल्डिंग्स बनाना, फिर सिक्योरिटी पर्पस का इशू हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए अभी तक कोई सीट इंक्रीज़ करी नहीं गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि सीट बना सकते हैं, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक नई सीट कहाँ पे, कहीं पे भी बना सकते हैं इंडिया में, लेकिन प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सीट बन सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। दिल्ली में ही आपका एक सीट है।
सीजीआई बना सकते हैं नई सीट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अभी जो एक नई डिजिटल जस्टिस की बात आती है, ठीक है, अगर ऑनलाइन हो जाती हैं चीज़ें तो फिर आई थिंक ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल सीट्स की जो हमारी नेसेसिटी आई थिंक कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको एक आर्टिकल 143 याद रखना है। इसमें क्या है कि हमने जब प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी थी तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी मैटर के ऊपर। तो वही आर्टिकल है 143 के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मैटर भेज के प्रेसिडेंट उसके ऊपर उसकी एडवाइस ले सकते हैं। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एडवाइस दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, मैंडेटरी है कि नहीं है, फिर अगर देती है तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मानना मैंडेटरी है कि नहीं है। इन चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनिशियली 8 जजेस होते थे। अभी के लिए आपको याद करना है 34 जजेस की स्ट्रेंथ है और आपका उसमें 33 अदर जजेस होंगे, एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये आपका 2019 में अमेंडमेंट करके 34 जजेस बनाए गए थे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अभी के जो करंट सीजीआई हैं, अगर हम आज डेट की बात करें तो 10 अप्रैल एंड 2023 है। तो यहाँ पे DY हमारे चंद्रचूड़ जो हैं, ठीक है, वो क्या है 50th सीजीआई ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, जिन्होंने रिप्लेस किया था यूजू ललित को 2022 में। ऑर्गेनाइजेशन में बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। 34 जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, 33+1 करके यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट जो होगी वो आपकी कॉलेजियम सिस्टम से होती है। यहाँ पे एक बार में ही इकट्ठा समझ लीजिए, ठीक है। बार बार यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपका हाई कोर्ट में भी आएगा। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होगा, आपके 4 जजेस होंगे, ठीक है, 4 जजेस। एक आपके सीजीआई होंगे, 3 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। वो आपका क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे जुडिशरी को, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए। तो फिर क्या होगा, जो आपके प्रेसिडेंट होंगे वो आपका अपॉइंट कर देते उस जिस जज को जज आपने अपॉइंट करना है। तो कॉलेजियम सिस्टम याद रखना, 4 जजेस होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या होंगे 3 जजेस, 1 आपका सीजीआई होंगे। तो यहाँ पे मेजोरिटी के थ्रू फैसला लिया जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो रिकमेंडेशन यहाँ से भेजी जाती है कॉलेजियम से, फिर एग्जीक्यूटिव उसको क्या कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अभी जो है कॉलेजियम और एग्जीक्यूटिव के बीच में टसल चल रहा है। एग्जीक्यूटिव ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था 2015 में। उसके थ्रू वो चाहते थे कि जो ये कॉलेजियम है यहाँ पे सिर्फ जजेस ही ना रहें, क्योंकि हम जजेस की तो बात कर रहे हैं कि 4 जजेस रिकमेंड करें। एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि यहाँ पे हमें भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, फिर हम इकट्ठे मिलके क्या करें, डिसाइड कर लें, जिसको हम बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट इसको अभी मान नहीं रहा। वो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 50 में यहाँ पे डिसाइड लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो आपका जुडिशरी से अलग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो दूसरी तरफ से ये तर्क देती है कि जो ये 4 जजेस वाला कॉलेजियम सिस्टम है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है। आपको यहाँ पे 3 जजेस केस याद रहने चाहिए। आपका 89 में हुआ था, फिर 1993 में हुआ था, फिर आपका 1998 में हुआ था। इनको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये समझ लीजिए जहाँ पे 1998 में जो 3 वाला सेकंड जज केस है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो ये रिकमेंडेशन आएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि किसको जज बनाना है, वो कॉन्क्यूरेंस ऑफ दी क्या होनी चाहिए, अदर 3 जजेस होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर 3 जजेस के साथ मिलके क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव को रिकमेंडेशन भेजेंगे, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, 3 जजेस के साथ उनको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। उनकी ही मेजोरिटी के साथ जो फैसला आएगा वो उनको रिकमेंड करना पड़ेगा। बस आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। एक थोड़ा सा ये देख लेना कि आप यहाँ पे पहले एक बात हुई थी कि सीनियर मोस्ट जजेस बनते रहे हैं सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन एक बार वायलेट किया गया है 1973 में जब AN रॉय को अपॉइंटेड किया गया था, ठीक है, किसको सुपरसीड करके, 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके। तो बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसा बना है। लेकिन उसके बाद दोबारा से 1998 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि सीजीआई जो बनेगा वो तो आपका सीनियर मोस्ट जज ही बनेगा। सीनियर मोस्ट जज, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जिसकी सीनियरिटी बन गई, ठीक है, अपॉइंटमेंट के हिसाब से, वो आपका क्या रहेगा,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम डिसाइड करेगी, फिर एग्जीक्यूटिव को रिकमेंड कर देगी। अभी यहाँ पे सीनियरिटी जो होती है वो भी देख लीजिए। सीनियरिटी आपकी एज के हिसाब से नहीं होती किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ पे सीनियरिटी होती है आपकी वर्क टाइम पीरियड, अपना कितना टाइम जो है डिपार्टमेंट में काम करते हुए हो गया। हो सकता है कि कोई बंदा 21 की एज में जॉब लग गया, या फिर हो सकता है कोई बंदा 30 की एज में जॉब लग गया, तो ये सीनियर होगा डिपार्टमेंट में, ना कि 30 वाला। तो जो सीनियरिटी होती है वो एज के हिसाब से नहीं देखी जाती, वो आपका टाइम पीरियड ऑफ वर्क जो है वो आप डिपार्टमेंट में कितना कर चुके हो उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज। इसके अलावा वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स तक रहा हो, या फिर वो एक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का 10 साल के लिए इन सक्सेशन, ठीक है, लगातार। या फिर वो एक बहुत ही अच्छा ज्यूरिस्ट हो, ठीक है, प्रेसिडेंट की नज़रों में उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें हम याद रख भी लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मैक्सिमम एज तो है, मिनिमम एज सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए कोई भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज देयर एनी मिनिमम एज mentioned in the Indian Constitution to appoint the judge as the Supreme Court judge? No, there is no minimum age। वहाँ पे कोई भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है कि 65 ईयर्स होती है, उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद है आपका ओथ एंड अफर्मेशन, उनको ओथ टेकिंग करनी पड़ती है। कौन करवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं करना। उसके बाद है टेन्योर। टेन्योर की बात है हम कर ही चुके हैं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। जब तक वो 65 साल की हो नहीं जाती तब तक उनका टेन्योर रहता है। अभी जो DY चंद्रचूड़ हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के अराउंड का कार्यकाल है, ठीक है। पिछले जो थे किसी का 2 महीने के लिए रहा, किसी का 6 महीने के लिए रहा। तो टेन्योर फिक्स नहीं है, जैसे ही आपकी 65 ईयर की एज हो जाएगी आपको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। आप रिज़ाइन भी CGI या कोई जज किसी भी समय प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे सकते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। पार्लियामेंट उनकी इम्पीचमेंट करती है, उसका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हम अभी रिमूवल में देख लेते हैं। होता क्या है कि जो आपके हाउसेज होते हैं, दोनों हाउसेज में सेपरेटली जो आपका जज है उसके अगेंस्ट स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है कि उसको हटाना है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से पास करने के बाद प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है, तो फिर वहाँ से क्या होगा, वो रिमूव हो जाते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको स्पेशल मेजोरिटी याद रहना चाहिए, दोनों हाउसेज में अलग अलग पास होगा, ठीक है। जॉइंट सेशन आप इसका बुला नहीं सकते, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका सैलरी एंड अलाउंसेस। जितनी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उतनी मिलेगी। हाँ, एक बार जो बंदा जज बन चुका उसकी सैलरी डिसाइड होगी, बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो रीज़न होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट रही, कोई बंदा प्रेशर में आके गवर्नमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में बात ना करे कि उसकी सैलरी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने एक बार जो डिसाइड कर दी सैलरी, जब तक वो बंदा जज बना हुआ उसकी सेम ही रहेगी। आने वाले नेक्स्ट पर्सन के लिए आप रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए कोविड की बात आई थी, कोविड-19 में सभी जो ये जजेस थे उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा छोड़ा। चाहते तो प्रेसिडेंट जो हैं वो भी क्या कर सकते थे, इनकी सैलरीज को कम करने की अनाउंसमेंट कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग जाती है तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट ने सैलरीज कम नहीं की, क्योंकि सैलरीज कम कर ही उस केस में सकते हैं जब आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, तो वो लगा नहीं सकते, ठीक है। उसके अलग से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उन्होंने अपनी मतलब कि क्या बोलते हैं कि उनका अपना डिसीजन था सैलरी को छोड़ना, मतलब कि 10%, 20%, 30% उन्होंने सैलरी कम कर ली। लेकिन पार्लियामेंट एज अ कानून बना के या प्रेसिडेंट जो है उनको सैलरी के लिए कम के लिए बोल नहीं सकते थे, क्योंकि हम उनकी सैलरी कम नहीं कर सकते जब एक बार कोई बंदा वो जज बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ जजेस मेंशन किए जाते हैं एग्जाम में कि एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होता है। एक ऐसा चीफ जस्टिस जो आपके चीफ जस्टिस की जगह पे काम करता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, वो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है। एड हॉक जज कौन होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग जो आपकी डिसाइड करने के लिए जो इनकी एक मिनिमम वो बनता है कि उतने जजेस उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कॉरम होता है कि उतने मिनिमम जजेस इस केस को सुनवाई करने के लिए बैठेंगे। अगर वो नहीं है, मिल नहीं रहे हैं,
तो आपके जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, उनको उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पे या फिर प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल्स के साथ एक एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। फिर उस पर्टिकुलर केस को सुनने के लिए उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको एडहॉक जज बोलते हैं। फिर आता है आपका सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकती है, सीजीआई बना सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल जरूरी है। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट काम कैसे करेगी, जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ही तय करती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की उनको अप्रूवल ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि जो आपकी बेंचेस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनना है, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉ के ऊपर या फिर इंटरप्रिटेशन की बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, तो मिनिमम आपके 5 जजेस बैठने चाहिए, उसके बिना इसका प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो सकता। अदर किसी केस को सुनना है तो 3 जजेस मिनिमम सुप्रीम कोर्ट के बैठते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, मतलब कि मिनिमम 5 जज आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केस के लिए, अदर केसेस के लिए 3 जजेस बैठेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 50 भी ये वो बोलता है कि सेपरेट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होना चाहिए। आपकी जो ये न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से, विधान पालिका से स्वतंत्र हो, सो दैट कि हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो उसको इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए हमने क्या किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए अगर हम बात करें तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जजेस को जजेस ही अपॉइंट कर रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि जब चाहे प्रेसिडेंट किसी जज को रिमूव कर सकते हैं, प्रोसीजर टफ है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जल्दी जल्दी आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस एंड आपकी एक बार सैलरी डिसाइड होगी, आपको एमोल्यूमेंट्स डिसाइड हो गए, वो आपके चेंज नहीं हो सकते जब तक आपकी जगह कोई नया जज नहीं आ रहा, ठीक है। एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकती कि किसको कितनी सैलरी देनी है, या दे भी सकते हो या नहीं दे सकते। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर पार्लियामेंट का हाउस आपका वोटिंग नहीं कर सकता, जैसे आप डिमांड फॉर ग्रांट्स करते हो बजट सेशन में, ये खर्चे तो चार्ज किए जाएंगे फंड के ऊपर, ये खर्चे होने ही होने हैं, ठीक है। सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, किसी भी जज का कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसी समय पे आप किसी जज के बारे में डिस्कशन कर सकते हो जब आप उसकी इम्पीचमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी जज की केस को, उसके बिहेवियर को, उसकी वर्डिक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसके बाद है बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में आके जाके काम नहीं कर सकता एज अ लॉयर, एज अ जज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पार्लियामेंट में जैसे रंजन गोगोई जो है राज्यसभा के मेंबर बने, इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डी बैर नहीं करता किसी चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे फिर आगे पॉइंट्स आते हैं, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब यूपीएससी या पीपीएससी पीसीएस की प्रेपरेशन करते हैं तब हम बताते हैं कि ये चर्चाएं क्यों हैं, फिर इसके आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए, अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के ऊपर पब्लिकली कुछ बोलता है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, तो उसको वो पनिश कर सकती है, उसके पास पूरा राइट है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, जुडिशरी में जितना भी स्टाफ होता है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा स्टाफ जो है वो अब जजेस के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है, उनकी सैलरीज भी यही डिसाइड करते हैं। ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज नहीं किया जा सकता। जो इसको पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है उसको कर्टेल नहीं कर सकता पार्लियामेंट। हाँ, इसकी ज्यूरिडिक्शन को कहाँ तक ये केसेस की सुनवाई कर सकती है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 50 वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका कार्यपालिका है और आपका जो ये न्यायपालिका है, दोनों की पावर्स अलग अलग रहेंगी, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, जिम्मेवार ठहराती हैं, ठीक है, काम के लिए, जिससे हमारा क्या है अच्छा सिस्टम चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद क्या है
ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हम डिस्कस करते हैं, तो वेरियस हेड के अंदर डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पावर्स हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है, अपेलिएट ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे काम करती है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसके पास है, और भी बहुत सारी पावर्स है। वन बाय वन हम अंडर वेरियस हेड्स इसको डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये है कि वो ऐसे मामले जहाँ पे आप उनकी सोल्यूशन के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ही अप्रोच करोगे, किसी और कोई कोर्ट को अप्रोच आप नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 131 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किस आर्टिकल में लिखी हुई है। तो ऐसे कौन कौन से मुकदमे आते हैं कि सिर्फ उसको सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी और किसी कोर्ट की पावर नहीं है। सेंटर और स्टेट्स के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स। ठीक है, सेंटर एक साइड पे है, एक स्टेट एक साइड पे है, या फिर स्टेट्स के बीच में होने वाले डिस्प्यूट, यानी कि सेंटर और स्टेट के जो झगड़े हैं, ठीक है, स्टेट या स्टेट के जो झगड़े हैं उनको क्या करेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इनके ऊपर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, और जो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है, इसमें क्या है कि ऐसा झगड़ा होना चाहिए जो सेंटर और स्टेट के बीच में, जो इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन ऑन द लॉ। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई पॉलिटिकल टसल चल रही है, उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो। जैसे अभी रिसेंटली कुछ पार्टीज ने इकट्ठे होकर बोला कि सेंटर जो है सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके हमारी ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, यू आर एज अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, आप इस कंट्री के नॉर्मल सिटीजन की तरह ही होते हो। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं, आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि सीबीआई या ईडी हमारे ऊपर रेड ना करें। ये पॉलिटिकल टसल थी। हाँ, अगर आप कोई लॉ बना हुआ है उसके, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का किसी बेसिक स्ट्रक्चर को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या करेगी, सुन सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसे फालतू मैटर हमारे पास लेके मत आया करो। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कौन कौन से मैटर आप लेके नहीं जा सकते, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करंट रिसेंट एग्जांपल बता दी, और बहुत सारे मैटर्स हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आप पढ़ लेना यहाँ पे कौन कौन से मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पढ़ेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रिट्स इशू कर सकती है। ठीक है, इन रिट्स को इशू करके सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, याद रखना वर्ड, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वर्ड यूज़ किया है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एब्रिज किए जाते हैं, या आपको लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई काम गवर्नमेंट कर रही है, तब ही सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आपका रिट इशू कर सकती है। क्योंकि पावर तो हाई कोर्ट के पास भी है आर्टिकल नंबर 226 में, और रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्टिकल नंबर 32 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट इशू कर सकती है। हाई कोर्ट जो है अदर किसी मैटर में भी आपकी रिट इशू कर सकती है, जो आपका फंडामेंटल राइट चाहे नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे रिट्स के में अब हम डिस्कस कर ही लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और क्या डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपका फंडामेंटल राइट एब्रिज हुआ हो कर सकती है रिट इशू। हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो लिमिटेड होता है, एक हाई कोर्ट का। ठीक है, एरिया। उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगी, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती कि हमारा रिट ज्यूरिडिक्शन इशू नहीं, रिट इशू नहीं करेंगे। हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर डिस्क्रिशनरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अंडर आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करनी पड़ेगी, ये उसका मैंडेटरी है। लेकिन हाई कोर्ट से रिट इशू करें ना करें, उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, अभी हम 5 टाइप के रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली रिट है आपकी हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस के हम मीनिंग की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी ऐसी बॉडी को जो पर्सन, मतलब कि जैसे मान लो पुलिस होगी, जिन्होंने भी किसी बंदे को डिटेन कर रखा होता है या पकड़ रखा होता है, अरेस्ट कर रखा होता है, तो उनको ऑर्डर देते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ। जिस बंदे को आपने पकड़ रखा है, मेरे को उसको फिजिकली प्रेजेंट करिए। ठीक है, मतलब कि उस बंदे को लेके आइए, चाहे वो जिंदा है या मर गया। ठीक है, मतलब हमने रिट इशू कर दी, उसकी बॉडी हमारे सामने प्रेजेंट करिए। तो इसमें उसको 24 घंटे का टाइम दिया हुआ होता है, गवर्नमेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है जब उसको अरेस्ट करते हैं।
हमने पहले भी डिस्कस किया था, 24 घंटे ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हैबस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट अगर इशू करे तो हैव द बॉडी ऑफ मीनिंग होता है। उसके बाद ये किस किस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, दोनों के अगेंस्ट, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कोई, चाहे आपकी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को बोल सकती है अगर किसी बंदे ने किसी को पकड़ रखा है, डिटेन कर रखा है। हैबस कॉर्पस की रिट कहाँ पे इशू नहीं की जा सकती, वो केस देख लीजिए। अगर आपका डिटेंशन लॉफुल है, एक ऐसे कानून के तहत आपको डिटेन किया गया है, ठीक है, कि जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जरूरी नहीं है, लाइक एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो भी अमृतपाल और उसके साथियों के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट की बात हो रही थी। तो उनके वकील ने जब हाई कोर्ट में हैबस कॉर्पस की रिट डाली तो पहले उनको मतलब कि मान लिया हाई कोर्ट ने कि हाँ, लेकिन जब अमृतपाल ने वीडियो बना के ही ये बोल दिया कि मैं उनकी अरेस्ट में हूँ ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने उनको वकील को क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि आपको बेसिक आइडिया नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, जिस बंदे के ऊपर एनएसए लगा रखा है उसमें अगर डिटेन किसी बंदे को कर भी लिया जाए, ठीक है, तब भी आप हैबस कॉर्पस की रिट की डिमांड नहीं कर सकते। अभी तो वो पुलिस के अरेस्ट में है ही नहीं, तो किस बिहाफ पे आप हैबस कॉर्पस की रिट को डिमांड कर रहे हो। दूसरा है प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर या कोर्ट। अगर आप किसी लेजिस्लेचर की कंटेम्प्ट करते हो, पार्लियामेंट के अगेंस्ट बोलते हो, कोर्ट के अगेंस्ट बोलते हो, तब आपको डिटेन किया जा सकता है, हैबस कॉर्पस की डिमांड नहीं कर सकते। डिटेंशन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ है, किसी कोर्ट ने आपको डिटेन करने के ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है। डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ऐसे मामलों के लिए आपको डिटेन किया गया है जिनके ऊपर कोर्ट सुनवाई कर ही नहीं सकती, तो इस केस में आपको हैबस कॉर्पस की रिट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड रिट है आपकी मैंडामस। यहाँ पे आप याद रखना मैन डैमेज हो गया, ठीक है, मतलब कि वो बंदा जो है जो आपका गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा है वो काम करने के एबल ही नहीं रहा, तो उसको कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, हटा सकती हैं। वी कमांड, इसका मतलब होता है वी कमांड ऐसे कोर्ट किसी बंदे के खिलाफ इशू करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कर ही नहीं सकता, पता ही है, ठीक है। हमने बोला कि एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो कोर्ट है वो पूछ सकता है कि आप काम कर ही नहीं रहे हो, एबल ही नहीं हो काम करने के लिए, किस बिहाफ पे वहाँ पे बैठे हो, ठीक है। मैंडामस कैन नॉट बी इशूज अगेंस्ट प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर। किसके अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या फिर गवर्नर्स के अगेंस्ट, उनको नहीं बोला जा सकता कि आप काम नहीं कर रहे, काम करो, ठीक है। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन द जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी नहीं की जा सकती। उसके बाद है नेक्स्ट रिट आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है जो आपकी टॉप कोर्ट होती है लोअर कोर्ट को, यानी कि सीनियर कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स को क्या बोलती हैं कि आपका जो भी मैटर आप सुन रही हो आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उनको रोका जा सकता है कि आप ये मैटर सुनवाई नहीं कर सकते, ठीक है। सीनियर अथॉरिटी जो है जूनियर अथॉरिटी को बोल सकती है। क्वासी और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के केस में भी इशू की जा सकती है रिट ये, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव केस में ये इशू नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंटल केस में सीनियर जो अथॉरिटी है जूनियर को कुछ भी कह सकती है, ठीक है, करने के लिए कर सकती है वो, मतलब कि उनका ज्यूरिडिक्शन चाहे है चाहे नहीं है, यहाँ पे आप रिट इशू नहीं करवा सकते। इसको नेगेटिव रिट भी बोलते हैं, मतलब काम करने से रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सर्टियोरी रिट है वे भी सेम ही होती है, यहाँ पे सर्टिफाई किया जा सकता है लोअर कोर्ट को, जो हाई कोर्ट को, कि ट्रांसफ़र करिए, आपके पास जो केस है आप इसको सुन नहीं रहे या कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, तो आप किसी और कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दीजिए या सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि ये पॉजिटिव रिट है, ठीक है। यहाँ पे काम करती है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे काम करने के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। इसको किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लेजिस्लेटिव बॉडी को सुप्रीम कोर्ट ये बोल के सर्टियोरी रिट का इशू करके नहीं बोल सकती कि आप कानून नहीं बना रहे, कानून बनाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सर्टियोरी कैन बी इशूड इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। सर्टियोरी रिट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में इशू की जा सकती है, जो आपका प्रोहिबिशन है वो नहीं की जा सकती। उसके बाद है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय द वारंट ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को मैन करके बैठा है, वहाँ पे हेल्ड कर रखा है, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ऐसा नहीं है कि जो अग्राइव्ड पर्सन है वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, एनी पर्सन। रिड्रेसल जो है किसी भी पर्सन के थ्रू लिया जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा। अगर वो इलीगली वहाँ पे बैठा है, मतलब कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है या उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है।
ये थी आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आर्टिकल नंबर 32 के अंदर इशू की जाने वाली रिट्स। अब आती है एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि लोअर कोर्ट के पास जो मैटर है वहाँ पे सुनवाई हो चुकी है, अब आपको सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना है, तो सुप्रीम कोर्ट एपीलिएट है, मतलब कि आपको लोअर कोर्ट के खिलाफ अपील करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील्स को सुनेगी। 4 तरह की होती हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सी 4 मैटर्स में सुन सकती है। हम स्पेशल लीव की बात करेंगे कि स्पेशल लीव में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है। स्पेशल लीव का मतलब ये होता है कि देखो, वैसे तो अगर हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है तो आप हर बार नहीं जा सकते, हर बार सुप्रीम कोर्ट एज ए अपीलेट बॉडी काम नहीं करती। हाई कोर्ट लिख के देती है या लोअर कोर्ट लिख के देती है, ठीक है, कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। जब वो ऑर्डर पास करती है उसी समय पे डिसाइड हो जाता है कि आप हायर कोर्ट को अपील कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जाते हो जब आप हाई कोर्ट तक पहुंच चुके होते हो पहले, तो हाई कोर्ट उसको लिख के देगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो नहीं कर सकते। लेकिन अपील बाय स्पेशल लीव का ये मतलब होता है कि चाहे हाई कोर्ट लिख के दे चाहे ना दे, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बस ऐसी। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कंप्लीट पावर है कि चाहे किसी भी मैटर के अगेंस्ट हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दी हो या फिर कोई भी ऐसा लॉ हो, ठीक है, वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। हाई कोर्ट लिख के दे ना दे, सुप्रीम कोर्ट आपको स्पेशल लीव का अधिकार दे सकती है कि आप पिटीशन फाइल करिए, हम आपको सुनेंगे, ठीक है, आप अपील करिए हमारे पास। तो स्पेशल केसेस में होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कोई राइट नहीं है आपका। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं टाइम देती आपकी अपील को, वो रिजेक्ट कर देती है, तो ये कोई राइट नहीं है आपका सुप्रीम कोर्ट की आपको सुने ही सुने, ऐसा नहीं है। उसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। कौन से आर्टिकल के अंडर ले सकते हैं पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 43। यहाँ पे 2 केसेस सुन ली। मान लीजिए प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया, कोई मैटर भेज दिया कि आप एडवाइस दीजिए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए, वो दे भी सकती है नहीं भी दे सकती, दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, क्लियर। उसके बाद मान लो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी, अब प्रेसिडेंट भी, उसके पास 2 पावर हैं, चाहे वो उसको माने चाहे उसको ना माने, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस ले सकते हैं किसी मैटर के ऊपर, अंडर आर्टिकल नंबर 143 ले सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर मांगे एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट दे भी सकती है एडवाइस, नहीं भी दे सकती। अगर वो दे दे तो प्रेसिडेंट माइंडिंग नहीं है, मान भी सकते हैं एडवाइस, नहीं भी मान सकते। इसके अलावा आपको इस पॉइंट में कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं। उसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे काम करती है। जो वर्डिक्ट उसने दे दी, वो जितनी भी आपकी लोअर कोर्ट्स हैं उन सभी को एज अ लॉ, एज अ कानून मानना पड़ेगा, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी ही दी हुई वर्डिक्ट को चेंज करने का अधिकार है, वो किसी भी समय चेंज कर सकती है। हालात चेंज हो गई हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम और अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी दी हुई वर्डिक्ट्स को चेंज कर सकती है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये आपका लेजिस्लेटर के केस में होता है, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी ने कानून बनाया, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है कि नहीं है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। 2 बातें ध्यान देने वाली ये हैं कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 13 में जो वर्डिंग लिखी हुई है उसका एक सेंस निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है, ये चीज़ें भी आपको भी नहीं करनी, ठीक है। अदर पावर्स में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी मेंबर को या चेयरमैन को हटाना होता है यूनियन पब्लिक सर्विस के कमीशन के किसी मेंबर को, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको इंक्वायर करेगी, फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी, ठीक है। इस केस में जो एडवाइस देती है, ठीक है, किसी यूपीएससी के मेंबर को हटाने के लिए, तो वो आपकी बाइंडिंग है, फिर प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कानून है बनाए हुए हैं, इसके लोअर कोर्ट्स के ऊपर सभी के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कौन पर्सन एज अ एडवोकेट काम कर सकता है, उसके कंडीशंस हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सीनियर एडवोकेट्स, उन एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेशन दिया जाता है जिनकी लॉ की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको सीनियर एडवोकेट्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स ही वो
वकील होते हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन फाइल कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना। और किसी वकील के पास पावर नहीं है कि वो क्या कर सके सुप्रीम कोर्ट में किसी के बिहाफ पे केस लड़ सके। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं वही कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के केस में कुछ चीज़ें हैं, देख लो। फर्स्ट एंड ओनली जज टू फेस इम्पीचमेंट, जिनके खिलाफ एक बार इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया वो जस्टिस बी रामास्वामी थे, लेकिन आज तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का इम्पीच किया नहीं गया, क्योंकि इनके खिलाफ मोशन आया तो था लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड अभी करंट न्यूज़ में था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ट्रांसफ़र ऑफ केसेस करने हैं, जो आपका होता है कि आर्टिकल नंबर 406 क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नॉर्मल केसेस के लिए ना आप यूज़ करिए ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की पावर, एक्सेप्शनल केस में करिए जहाँ पे या तो प्रोसिक्यूशन को या फिर जो एक्यूज्ड है पर्सन, ठीक है, अंडर ट्रायल है, उसकी जान को खतरा है, या फिर ऐसा कोई नेक्सस हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट के बीच में या फिर एक्यूज्ड के बीच में। ठीक है। या फिर प्रोसिक्यूशन जो है उसको क्या कर रहा है, थोड़ा तंग कर रहा है। ठीक है। एक्विटल जो जिसके ऊपर हमारे चार्जेस लगे हुए हैं, तो ऐसे सारे केसेस को ध्यान में देखते हुए स्टडी करते हुए उसके बाद ही जो केसेस हैं एक जगह से दूसरी हाई कोर्ट में या कोर्ट में ट्रांसफ़र करने चाहिए। तो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस जो है कौन सा सेक्शन यूज़ करके किए जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 406 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ठीक है। यही था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट्स के बारे में सारे के सारे जितनी भी पावर्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इक्वली होती हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पे सेपरेट है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद स्टेट्स की हाई कोर्ट्स होती हैं, देन उनके नीचे लोअर कोर्ट्स जो आपकी सबॉर्डिनेट्स कोर्ट होती हैं। अब देखिए जो हमारे लोअर कोर्ट्स होती हैं, सेशन कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे आपका कोई पर्सन डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के जज बन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है, ठीक है, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट किया जा सकता है। ट्रांसफ़र भी आपकी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही होती है। ठीक है। हाई कोर्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले 1862 में बनी थी। 3 जगह पे कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये है कि हाई कोर्ट जो है हर एक स्टेट की एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन जैसे आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नर के केस में हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे भी है कि एक या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बन सकती है। ठीक है। किसी भी यूनियन टेरिटरी की अपनी हाई कोर्ट नहीं है, किसी स्टेट के साथ मिला के ही उसकी हाई कोर्ट बनी हुई है। एट प्रेजेंट आपकी 25 हाई कोर्ट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको हाई कोर्ट्स कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी किस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं कर रखा, वो आप किसी स्टैंडर्ड बुक से कर लेना। आर्टिकल के केस में आपको सिर्फ आर्टिकल नंबर 226 याद रहना चाहिए, पावर टू इशू द रिट्स, ये है आपका हाई कोर्ट की पावर। पार्ट 5 में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रही थी, तो पार्ट 6 में आप हाई कोर्ट्स पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट्स अब नहीं करना, कितने कौन से हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर आपका सेम है। ठीक है। आपका कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। यहाँ पे एक बस ये है कि जिस हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने होते हैं वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी कॉलेजियम सिस्टम में क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट के थ्रू ही की जाती है, याद रखना, गवर्नर भूल के भी मत टिक कर देना। ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही की जाती है। क्वालिफिकेशन में आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए वो जुडिशियल ऑफिस उसने हेल्ड किया हो। ठीक है। शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर द 10 ईयर्स। ठीक है। या फिर 10 साल के लिए जज रहा हो, आपका एडवोकेट रहा हो। ठीक है। हाई कोर्ट में मिनिमम एज यहाँ पे भी प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। ठीक है। ओथ ऑफ अफर्मेशन करवानी पड़ती है। ठीक है। कौन करवाते हैं, गवर्नर करवाते हैं उसको। ठीक है। टेन्योर आपका फिक्स नहीं है, मैक्सिमम आपकी 62 साल की एज है, मिनिमम कोई भी नहीं है। इसके बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा। रेजिग्नेशन लिख सकते हैं, रेजिग्नेशन किसी भी समय प्रेसिडेंट को वो लिख सकते हैं। इसके अलावा रिमूव किया जा सकता है, अगेन रिमूव पार्लियामेंट के थ्रू ही किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमूवल ऑफ जजेस के केस में दोनों केसेस वो पार्लियामेंट करेगी, तो सेम प्रोसीजर है दोनों केसेस में, आपका क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल का प्रोसीजर दे रखा है कि अगर आपको मोशन को
क्या एडमिट करवाना है तो लोकसभा के अंदर अगर होगा तो 100 मेंबर साइन करके देंगे पहले। अगर आपने राज्यसभा के अंदर मोशन एडमिट करवाना है तो 50 मेंबर पहले साइन करके देंगे, ठीक है। चेयरमैन या स्पीकर के पास पावर होती है कि उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, उस मोशन को एडमिट नहीं भी कर सकता। एडमिट करने के बाद वो 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो कमेटी में क्या होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, 2 अदर जजेस होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर कमेटी बोल देगी कोई जज कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है तो वहाँ पे वो माफ़ हो जाते हैं। अगर बोल दे कि गिल्टी है, मिसबिहेवियर किया है, तो फिर दोनों हाउसेज में क्या किया जाता है, उसको इम्पीच किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसको पास करना पड़ता है और फिर वो क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अभी तक कोई भी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैलरीज एंड अलाउंस की कंडीशंस आपका सुप्रीम कोर्ट में हमने बता दिया आपको, ठीक है, चेंज नहीं की जा सकती। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस आपका कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। थर्ड जजेस केस आपको नहीं करना है, बस आपको मैंने कॉलेजियम सिस्टम पूरा ही समझा दिया, एक ही उसमें समझ लीजिए। सेकंड जज केस में आपको याद होना चाहिए कि आपका एक सीजीआई और आपका 3 जजेस मिलके जो है कॉलेजियम सिस्टम में डिसाइड करेंगे कि किसको रिकमेंड करना है, ठीक है, विद मेजॉरिटी। तो ये था आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक। इतनी ही चीज़ें मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, बस यही करनी है आपको अभी, ठीक है। और किसी को ज़्यादा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैसे फिर भी कोई डाउट है, आपको लगता है कि कुछ डिटेल समझाना चाहिए हमें, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर कर दो। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।